देखिए भू, भू का अर्थ होता है होना। इसी प्रकार एक धातु होती है अस, इसका अर्थ भी होता है होना। जैसे कई बार हम सुनते हैं अस्थि, संति इत्यादि रूप ये अस धातु से ही बनते हैं। ठीक है। इसका अगली है नम। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना या प्रणाम करना। ठीक है। इससे अगली है रुच। रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना, यानी कोई वस्तु किसी को जो अच्छी लगे। ठीक है। ये कुछ मुख्य धातुएं लिखवाई है। बाकी जैसे जैसे हम वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग के दौरान आती जाएंगी, तो उनका हम वहाँ पर चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ मैं। पठ, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। गम, जाना। जब इसमें आ उपसर्ग लग जाता है तो बनता है आगम, जिसका अर्थ हो जाता है आना। वद का अर्थ होता है बोलना। खाद यानी कि खाना। पा, पीना। नी, ले जाना। क्रीड़, खेलना। याच, मांगना। चल, चलना। लिख, लिखना। दृश्य, देखना। धाव, दौड़ना। प्रविश, प्रवेश करना। आगे देखिए स्था, ठहरना या फिर रुकना। इसके रूप तिष्ठ से चलते हैं, जैसे तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति। ठीक है ना। क्री, क्री का मतलब होता है करना। एक होता है क्री, खरीदना। जब इसमें वी उपसर्ग लगता है तो बनता है विक्री, तो इसका अर्थ हो जाता है बेचना। क्षिप, फेंकना। दा, देना। श्रु, सुनना। रुद, रोना। हंस, हंसना। बुध, जानना। ज्ञा, जानना। भू, होना। अस, होना। नम, नमस्कार करना। रुच, अच्छा लगना। ठीक है। ये मैंने कुछ धातु लिखाई हैं, आप इनको नोट कर लेना। ठीक है ना। ये पूरा टॉपिक है आपका लकार। इसमें ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट लट लकार यानी वर्तमान काल। सेकंड है लंग लकार, भूतकाल। थर्ड है लिट लकार, भविष्यत काल। फोर्थ है लोट लकार, आज्ञार्थक काल। फिफ्थ है विधि लिंग लकार, चाहिए अर्थ में, यानी इसे हम लिंग लकार भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने क्रिया पढ़ी, तो ये कुछ क्रियाएं हैं। ठीक है। इसके आगे हम आगे चर्चा करते हैं क्रिया। क्रिया हो गई। क्रिया के बाद में आते हैं हम पुरुष। ठीक है। पुरुष और वचनों के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि जब हम हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे तो उस समय ये सहायक होंगे। ये सभी चीज़ें उस समय हमें सहायता प्रदान करेंगी। और जब हम हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो हम पुरुष और वचनों के ज्ञान के बिना हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्रिया का भी प्रयोग होता है। कहने का अर्थ है कि जो क्रिया है, यानी कि जो क्रिया का रूप है वो जिस पुरुष और वचन का होता है ना, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगती है। ठीक है। ये आपने पढ़ी हुई होगी पहली बात। ठीक है। आइए तो हम पुरुष पे चर्चा करते हैं, यानी कि हम पुरुष देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है। ये हम देखते हैं पुरुष। कि पुरुष क्या होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना पर्सन, तो उसी प्रकार ये पुरुष संस्कृत में पुरुष होते हैं। जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी 3 ही होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। जैसे पुरुष देखते हैं हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। पुरुष, इधर लिखते हैं हम एक वचन, द्विवचन और थर्ड है बहुवचन। ठीक है।
यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं, इधर हम पुरुष लिखेंगे, कौन कौन से पुरुष होते हैं, और यहाँ हमने वचन लिख दिया। यानी कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। और इधर हम पुरुष लिखेंगे, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी कि प्रथम पुरुष, नंबर सेकंड है मध्यम पुरुष और नंबर थर्ड है उत्तम पुरुष। ठीक है। नंबर फर्स्ट है प्रथम पुरुष, नंबर सेकंड है मध्यम पुरुष और नंबर थर्ड है उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार हम ये इसके बाद ये टेबल बनाते हैं। इसमें सबसे पहला लिखते हैं प्रथम पुरुष। ठीक है। प्रथम पुरुष में एक वचन में कौन से सर्वनाम आते हैं, द्विवचन में कौन सा आता है, बहुवचन में कौन सा आता है। ठीक है। इसमें अलग अलग होते हैं। जो ये प्रथम पुरुष है ये तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। आपको ये विदित हो, जानकारी पहले होगी कि संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। जैसे हम हिंदी में लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इंग्लिश में 2 होते हैं, जेंडर 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। इसी प्रकार संस्कृत में भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा हो जाता है इसमें नपुंसकलिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के देखते हैं कौन कौन से आते हैं। प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन में आता है स, जिसका अर्थ होता है वह। द्विवचन में आता है तौ, यानी कि वे दोनों। बहुवचन में आता है ते, यानी कि वे सब। ठीक है। ये पुल्लिंग में है स, तौ, ते। स का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे सब। ठीक है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखते हैं सा, ते, ता, और ता का आगे विसर्ग है। ठीक है। यानी कि सा, ते और ता। ठीक है। इसका अर्थ भी होता है वह, वे दोनों और वे सब। ठीक है। अर्थ सेम है लेकिन प्रयोग इनका सहतवते का तो पुल्लिंग में होता है, सा, ते, ता का स्त्रीलिंग में होता है। इस प्रकार तीसरा लिंग है नपुंसकलिंग। इसमें होता है तत्, ते, तानी। ठीक है। तत् का अर्थ भी होता है वह, ते का अर्थ हो जाएगा वे दोनों और तानी का अर्थ हो जाएगा वे सब। ये तो आप जानते होंगे कि पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं, स्त्रीलिंग में कौन से होते हैं, नपुंसकलिंग में कौन से होते हैं। ठीक है ना। आ गई समझ में। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष कंप्लीट। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मध्यम पुरुष। ठीक है। ये त्रिलिंगी होता है। त्रिलिंगी का मतलब कि तीनों लिंगों में, यानी कि पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में इसके रूप समान रहते हैं। ठीक है। जैसे एक वचन में बनता है त्वम, द्विवचन में बन जाएगा युवाम और बहुवचन में बनेगा यूयम। जैसे त्वम है तो ये पुल्लिंग में भी त्वम ही रहता है, स्त्रीलिंग के लिए भी त्वम ही होता है और नपुंसकलिंग के लिए भी त्वम ही प्रयुक्त होता है। यानी कि तीनों लिंगों में त्वम ऐसा का ऐसा ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है
तुम सब। ठीक है। यानी कि त्वम युवाम यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब। ठीक है। इसी प्रकार थर्ड पुरुष है अपना, थर्ड पर्सन है उत्तम पुरुष। कौन सा है? उत्तम पुरुष। ये भी त्रिलिंगी होता है, यानी कि इसके रूप भी तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में समान रहते हैं। ठीक है। इसमें होता है अहम, आवाम, वयम। क्या होता है? अहम, आवाम और वयम। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। ठीक है। अहम का मतलब होता है मैं या फिर हम, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है अहम। ठीक है। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। ठीक है। यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम और उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम का प्रयोग होता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो आप नोट भी करते रहें साथ साथ। देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा होगा सभी को स्पष्ट? ठीक है ना? आप कर लेना, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है। अब एक बार हम, ये पुरुष हो गए। ठीक है। आपको ये पता होगा कि पुल्लिंग में कौन से आते हैं, स्त्रीलिंग में कौन से, नपुंसकलिंग में कौन कौन सी चीज़ आती है। ठीक है। अभी हमने ये पुरुष पढ़े, ठीक है, और क्रिया दोनों चीज़ पढ़ गए। अब हम आते हैं लकार की ओर, अपने जो अपना टॉपिक है वर्तमान काल, यानी कि लट लकार की ओर आते हैं। ठीक है। यानी कि लट लकार वर्तमान काल, ये नंबर फर्स्ट है अपना। कौन सा है? फर्स्ट लकार है अपना लट लकार वर्तमान काल। सबसे पहले बात आती है लट लकार, यानी कि इसकी डेफिनेशन का, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं। यानी जब हम हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो जो हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसको कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस लट लकार का है या फिर अन्य किसी लकार का है। तो सबसे पहले बात आती है अपने लकार को पहचानने की। ठीक है। तो हम इसकी पहचान ऐसे रख सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आए तो वह, इत्यादि शब्द आए तो वह वाक्य लट लकार, यानी कि वर्तमान काल का होता है। ठीक है। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि आए तो वह वाक्य कौन से लकार का होता है? लट लकार का। जैसे ता है, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ इत्यादि शब्द कौन से लकार में आते हैं? सभी से शब्द वर्तमान काल में लट लकार में आते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण देखें, जैसे
वह पढ़ता है, मैं लिखता हूँ, इत्यादि वाक्य। ठीक है, अब इसके हम रूप देखते हैं। नट लगा के रूप, यानी इसके रूप किस तरह चलते हैं, यानी कि इसके रूप अलग अलग वचन और पुरुष में अलग अलग चलते हैं। देखिए इधर होंगे, टेबल बना लेते हैं अपन एक, पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी कि पुरुष कौन कौन से हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये आपने पढ़ रखे होंगे पहले भी, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में होता है अति, द्विवचन में होता है अतः और बहुवचन में होता है अंति। मध्यम पुरुष एक वचन का असि, मध्यम पुरुष द्विवचन का अथ है और मध्यम पुरुष बहुवचन का अथ। उत्तम पुरुष एक वचन में होता है आमी, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवह और उत्तम पुरुष बहुवचन में आम है। यानी कि अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आमी, आवह, आम है, ये रूप होते हैं इसके। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये पुरुष हो गए और नीचे ये लट लकार के रूप, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके रूप, यानी किसी धातुओं के साथ कैसे बनाते हैं। जैसे हम पहली धातु लेते हैं पट, इसका अर्थ होता है पढ़ना। इधर पुरुष हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, जैसे हमारे पुरुष में हो गया प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे पट है, जैसे अपने पास पट धातु है तो पट में इन रूपों को जोड़ते जाएंगे तो ये रूप अपने आप बन जाएंगे। जैसे पट में सबसे पहले हम अति जोड़ेंगे तो ये क्या रूप बन जाएगा, पठती, यानी ठ आधा है, ए मिला तो ठ पूरा हो जाएगा तो ये पठती रूप बन जाएगा। इसी प्रकार पट धातु में अतः जोड़ेंगे तो इस बन जाएगा पठतः। इसी प्रकार बहुवचन में पठ में अंति जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पठंती। ठीक है, इसी प्रकार मध्यम पुरुष में पठ में असी जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पठसी। इसी प्रकार मध्यम पुरुष द्विवचन में पठ में
अथः जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पठथः। और मध्यम पुरुष बहुवचन में पठ धातु में अथ जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पठथ। ठीक है, इसी प्रकार हम उत्तम पुरुष में भी जोड़ेंगे। पठ में सब क्या जोड़ेंगे, आमी जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पठामी। ठीक है, इसी प्रकार उत्तम पुरुष बहुवचन में है आवह, आवह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पठावह। ठीक है, इसी प्रकार बहुवचन में आमह जोड़ेंगे, यानी कि पठ धातु में आमह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पठामह बन जाएगा। क्या बनेगा, पठामह। ठीक है, यानी कि इस प्रकार रूप बनेंगे पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, एक बार नज़दीक से देख लो। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, इसी प्रकार आप और धातुओं के रूप भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ धातुएं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उनको होमवर्क के रूप में बनाएंगे घर पर। ठीक है, यहाँ कुछ मैं धातुएं दे रहा हूँ। नंबर फर्स्ट है गम। गम का अर्थ होता है जाना। यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना कि गम के रूप हैं जो गच्छ से बनेंगे, जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ठीक है, नंबर सेकंड है चल। चल का अर्थ होता है चलना। ठीक है, इसके रूप बनेंगे चलती, चलतः, चलन्ति। नंबर थर्ड है क्रीड। इसका मतलब होता है खेलना। इसके रूप भी उसी तरह बनेंगे, जैसे क्रीडति, क्रीडते, क्रीडन्ति। ठीक है, नंबर फोर्थ है धाव, यानी कि दौड़ना। इसके रूप बनेंगे धावती, धावते, धावंती। ठीक है, नंबर 5 है पा। पा का अर्थ होता है पीना। इसके रूप बनेंगे पिब। पिब से बनेंगे पिबती, पिबते, पिबंती। एक बार और देख लीजिए। जैसे पहली धातु है गम, इसका अर्थ होता है जाना। इसके रूप बनेंगे गच्छ से, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। ठीक है, नंबर सेकंड है चल। चल का अर्थ होता है चलना। इसके रूप बनेंगे चलती, चलते हैं, चलंती से। नंबर थर्ड है क्रीड। क्रीड का अर्थ होता है खेलना। क्या अर्थ होता है, खेलना। इसके रूप बनेंगे क्रीडती, क्रीडते, क्रीडंती से। नंबर फोर्थ है धाव। धाव का अर्थ होता है दौड़ना। इसके रूप बनेंगे धावती, धावतः, धावंती। ठीक है, नंबर फिफ्थ है पा। पा का अर्थ होता है पीना। इसके रूप भी अलग बनेंगे, जैसे पिब से बनेंगे पिबती, पिबते, पिबंती से। ओके, ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। एक बार पूरा देख लीजिए और इनको आप नोटबुक में नोट करते रहिएगा। चाहे आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट कर सकते हैं। यदि कुछ नए समझ में आए तो वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं, या कोई और कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।